नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। पिछले भाग में शगुन के उत्सव के बीच राय साहब और उनके साथियों के बीच जमींदारी सिद्धांत और व्यवहार को लेकर तीखी बहस हुई थी। अब शुरू करती हूँ आगे की कहानी। भाग 14। संपादक जी बोले, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें रहना भी चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जात के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वो भी तो कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में मामत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्रगति होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेख माला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम दिलवाएं तो अलबत्ता। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिखा है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ है, करते कुछ है। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति से बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक लगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूप की मिसाल देंगे? वहाँ इसके सिवाय और है ही क्या? मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसीलिए सर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता है। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियां भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वो जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी हैं। मिस्टर खन्ना की पत्नी कामनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए है और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तालुकोदारों के मोहल्ले में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। दांत कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है। चिछक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, अमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझाने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव। मग्नों दारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया। अपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि फिलासफरों में हृदयता क्यों गायब हो जाती है। मेहता छेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर जो ही कोई महिला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार करने की भी सुध न रहती। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर बोली, मिस्टर मेहता, बुरा न मानो तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहाँ मिस मालती जाए वहाँ खन्ना का पहुँचना जालिम था। उसके आसपास भंवरों की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं
वहीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाए, सुनेंगे नहीं। जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने का कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर मिस्टर हस्बैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। यह रोग सभी फिलोसफरों को होता है। अब मेहता को अवसर मिला, बोले, आप भी तो इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलोसफर से ही शादी करूंगी, और वह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छुप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थी। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर थे बेचारे सरल हृदय। कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने तक का फिक्र न रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता था कि खाने का समय हो गया है। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करना चाहा तो अपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर अजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलासफर ना होंगे। जब अपनी चिंताओं से हमारे सर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूँ समझिए श्रीमती जी की संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा न अपना उपकार कर सके न औरों का। पब्लिक उससे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन में सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के माल असबाब की कुर्की कराए, यह उसका धर्म समझा जाता है। मगर उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती नहीं। आपकी सेवा करने का जो सौभाग्य मुझे थोड़ा सा मिल सकता था, उससे क्यों मुझे वंचित रखती हैं? मिसेस खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख न सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। दोस्तों, अब मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी भाग 15 में। धन्यवाद।